तो पिछले वीडियो में जो है हम पढ़ाए थे स्ट्रिंग कंस्टेंट के बारे में। इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे लास्ट हमारा वेज कंस्टेंट। तो थर्ड नंबर क्या था हमारा? वेज कंस्टेंट। तो हेडी लगाओ, वेज कंस्टेंट। वेज कंस्टेंट, वेज कंस्टेंट जो है आज पढ़ने के बाद किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो पढ़ते हैं हम लोग वेज कंस्टेंट के बारे में। एक बात हमेशा याद रखना, बात क्या है कि थोड़ा सा इसको हेडिंग ऊपर दे देते हैं। चलो पढ़ने वाले हम लोग वेज कंस्टेंट के बारे में। थर्ड नंबर है वेज कंस्टेंट। तो इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वेज कंस्टेंट के बारे में। पिछले वीडियो में जो हम पढ़े थे स्ट्रिंग कंस्टेंट के बारे में, उससे रिलेटेड सवाल किए थे। तो आज जो है वेज के बारे में पढ़ेंगे, वेज कंस्टेंट किस तरह से होता है। सबसे पहले जो वेज हो गए वही ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स हो गया, वेज हो गया, और इन ब्लॉक्स के लिए कुछ एजप्शन है। वो एजप्शन क्या है समझो। एजप्शन ये है कि ब्लॉक्स जो होनी चाहिए या वेजेज जो होनी चाहिए, वेजेज जो होनी चाहिए, ब्लॉक्स या वेजेज जो होनी चाहिए वो रिजिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिजिड। पहला नंबर तो बात हमेशा याद रखना, क्या होना चाहिए? रिजिड। दूसरा नंबर बात है कि रिजिड है तो उसका शेप साइज ज्योमेट्री फिक्स है। शेप साइज ज्योमेट्री जो है क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। शेप साइज ज्योमेट्री चेंज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका फिक्स्ड होना चाहिए। रिजिड है तो, ठीक है। फिक्स्ड होना चाहिए या अनचेंज होना चाहिए वेज के लिए, ठीक है। ये ना कि में से दबा दिए, मान लो कोई ब्लॉक है तो उसका शेप साइज चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वेज कंस्टेंट में जो एजप्शन ले रहे हैं बहुत ही मस्ट है, रिजिड होना चाहिए, शेप साइज ज्योमेट्री उसका फिक्स होना चाहिए या अनचेंज होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम एग्जाम्पल से बताते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर मान लो कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन भी एक तरह का वेज है, और ये जो है यह एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। इसका सरफेस कैसा है? स्मूथ है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। और इस पर एक और वेज जो है, इस पर एक और वेज वो ऐसे रखा हुआ है, ध्यान से समझना। ऐसे एक और वेज जो है इसके ऊपर से, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। अब आराम से समझना है, ध्यान से देखो कि ये जो सरफेस है, ये वाला जो ब्लू कलर से जो है हम शेड किए हैं, ये जो सरफेस है ए सेकेंड ब्लॉक का भी सरफेस है। मान लो कि ए ब्लॉक है ए, अब ए ब्लॉक है बी, तो ये ब्लॉक बी का भी जो है सरफेस है ए वाला, और ब्लॉक ए का सरफेस है, दोनों का लिए सरफेस है ये वाला। इसलिए इस सरफेस का नाम पड़ गया हमारा कॉमन सरफेस। क्या नाम है इसका? कॉमन सरफेस, ए वाला सरफेस। इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर में एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ये जो ये वाला जो लाइन ड्रॉ किए हैं, ये क्या है हमारा? दिस इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस। कॉमन सरफेस का मतलब कि दोनों वेज का कॉमन सरफेस हो, दोनों सरफेस का कॉमन हो, सरफेस माने एक ही सरफेस हो। यहाँ पे इतना दूर जो है सरफेस दोनों का सेम है, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। इस वेज कंस्टेंट के लिए जो है क्या क्या इसमें एजप्शन है, ध्यान से सुनो। ए जो सरफेस है ए वाला, वो हमारा एलोंग द कॉमन सरफेस है। ये क्या है? हमारा कॉमन सरफेस के एलोंग सरफेस है, समझ गया ना। ए वाला सरफेस कैसा सरफेस है? एलोंग द कॉमन सरफेस, एलोंग द कॉमन सरफेस, ठीक है ना। ये एलोंग द कॉमन सरफेस है, ठीक है। अच्छी बात है, ठीक है ना। अब ध्यान से बात समझो कि ये जो वेजेज हैं, ए वाला वेज या ए वाला वेज, मतलब वेज ए या वेज बी, उसका जो मोशन है, उसका जो मोशन है वो इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। हम क्या बोले?
कि ब्लॉक ए रहे या ब्लॉक बी रहे, उसका जो मोशन है वो इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर में नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, ए लिख लो, ठीक है। तुम बोलोगे सर हो गया तो क्या होगा, सुनो, मान लो कि ब्लॉक बी का मोशन जो है वो इस कॉमन सरफेस के अलोंग हो गया। जैसे मान लो कि ब्लॉक बी जो है वो नीचे जाना शुरू किया इस कॉमन सरफेस के अलोंग, जैसे ही ब्लॉक नीचे जाएगा बी नीचे, तो बताओ कि ब्लॉक ए का सरफेस चेंज हो जाएगा। ब्लॉक ए का शेप जो है ऐसा थोड़ी ना रहेगा, ये नीचे आएगा तो कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा शेप, नीचे आएगा तब इसका शेप साइज ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा। लेकिन हम बताए हैं वेज कंस्ट्रेंट में कि शेप साइज ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। शेप साइज ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, फिक्स। तो बताओ कि अगर फिक्स्ड होना चाहिए तो क्या ये ब्लॉक बी जो है वो ए के अंदर आ सकता है, नहीं। ब्लॉक बी का मोशन इसके नीचे कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर हो सकता है, नहीं। उसी तरह मान लो कि ब्लॉक ए जो है वो जाना चाहेगा ऊपर, ऊपर जैसे ही ऊपर जाना चाहेगा तो इसका सरफेस जो है बी का ऐसा हो जाएगा, कुछ शेप साइज ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा। शेप साइज ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा तो बताओ कि वो जो है कांस्टेंट को फॉलो करेगा, नहीं। हम तो बोले कि शेप साइज ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, मस्ट भी फिक्स होनी चाहिए, मस्ट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए। इसलिए ब्लॉक बी का जो है मोशन ए के रिस्पेक्ट में कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, उसी तरह ए का भी बी के रिस्पेक्ट में जो है नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी प्रकार के इस कॉमन सरफेस के अलोंग कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखो नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन, ठीक है ना, नो रिलेटिव मोशन अलोंग द, सॉरी अलोंग बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस, परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस, समझ में है ना, परपेंडिकुलर टू कॉमन सरफेस, माने किसी प्रकार का रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। ऐसे बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन रिलेटिव जो है जीरो होना चाहिए, वेलोसिटी रिलेटिव कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, एक्सेलरेशन रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कि ए का स्पीड और बी का स्पीड दोनों का होना चाहिए सेम, ए ब्लॉक का स्पीड बी ब्लॉक का स्पीड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वेलोसिटी सेम होना चाहिए। एक्सेलरेशन ए का और ब्लॉक बी का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर हुआ। उसी तरह एक्स ए का डिस्प्लेसमेंट और बी का डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसी प्रकार का रिलेटिव मोशन इस परपेंडिकुलर के अलोंग नहीं होगा तो ब्लॉक न बी नीचे आएगा न ब्लॉक ए नीचे। मान लो कि ब्लॉक ए बी भी उसी का डिस्प्लेसमेंट हुआ और ए का भी डिस्प्लेसमेंट नीचे सेम हुआ तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है ना, तो याद रखना। इसलिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लो कि ए की वेलोसिटी नीचे है 10 मीटर पर सेकंड, बी के भी 10 मीटर पर सेकंड, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों सेम जो रहेंगे, शेप साइज ज्योमेट्री फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। तो याद रखना कि किसी भी प्रकार का जो रिलेटिव मोशन है वो इसके अलोंग जो है कोई अलाउ नहीं है। हाँ, सारा रिलेटिव मोशन जो है, रिलेटिव मोशन वो किसके अलोंग होना चाहिए, इस सरफेस के अलोंग होना चाहिए, जो कॉमन सरफेस के अलोंग है ना उसके। तो रिलेटिव मोशन जो है इस सरफेस के अलोंग जो है अलाउ है, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन इज अलाउड along the common surface, along the common surface, समझ में आया। इस कॉमन सरफेस के अलोंग में जो है रिलेटिव मोशन अलाउ है, मतलब ब्लॉक बी जो है इधर इस सरफेस के अलोंग जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम ए बोल सकते हैं कि जो है बी इस परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस के अलोंग नहीं जा सकता। क्लियर हुआ, अच्छी बात है। एक बात और कि वेजेज जो होना चाहिए ये अपना कांटेक्ट जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए, माने उसका कांटेक्ट जो है रिमेनिंग सेम रहना चाहिए, मतलब कांटेक्ट में ही रहना चाहिए, ऐसे लिख लो। वेजेज जो है बी वो बाहर ऊपर नहीं गिरना चाहिए, ए जो है नीचे नहीं चलना चाहिए, मतलब बी का कांटेक्ट वे का कांटेक्ट हमेशा क्या रहेगा, बना रहना चाहिए। ये बात हमेशा लिख लेना, तो लिखो कंस्टेंट में ये सब जरूरी है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखते हैं कि वेजेज या ब्लॉक्स, वेजेज या ब्लॉक्स, दे विल रिमेन इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। दोनों क्या होगा, कॉन्टैक्ट में होगा, ये ना कि उसका सरफेस छूट जाएगा, ठीक है ना। चल, तो हम क्या क्या लिखे, अलोंग द कॉमन सरफेस के लिए हम कुछ बात लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। अलोंग द परपेंडिकुलर टू कॉमन सरफेस या नॉर्मल टू कॉमन सरफेस, ठीक है, एक ही चीज है।
सबसे पहला बात होना चाहिए, पहला बात कि देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन, देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस के अलोंग किसी भी प्रकार का रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों ब्लॉक के पास सेम स्पीड होना चाहिए, बोथ ब्लॉक्स हैव सेम स्पीड, ठीक है। दोनों के पास सेम स्पीड होना चाहिए, ठीक है ना, या सेम वेलोसिटी होना चाहिए, अच्छी बात है। सी नंबर, बोथ ब्लॉक्स हैव सेम एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक के पास सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है ना, तब जो है हम वेज कंस्ट्रेंट वहां पे हम लगाएंगे। क्लियर हुआ, बोलो। तो इतना चीज जो है हमको वेज कंस्ट्रेंट के लिए जानना है, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा इसको समझाने के लिए। देखो, आराम से समझना इस सवाल को। इस सवाल को जो है कभी हम ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम ट्रिक नहीं यूज करेंगे। हम तुमको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम जो है ट्रिक यूज नहीं करेंगे। तो समझो, यहां पर एक हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे ऐसे, ये हमारा क्या है, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना। ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया है नीचे वाला सरफेस, कोई बात नहीं, इसको सीधा कर लेते हैं। ऐसे ये हमारा सरफेस है, स्मूथ दिया हुआ, और इस पे ध्यान से सुनना, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। हुआ क्या कि यहां पर एक पाइप के सहारे जो है, एक वर्टिकल वाल के सहारे ऐसे एक ब्लॉक जो है इस पे रखा गया, ऐसे, ठीक है। ऐसे जो है वर्टिकल वाल के सहारे एक ब्लॉक को ऐसे रखा गया, ध्यान से सुनना। ये हमारा वर्टिकल वाल है, ठीक है, ठीक है ना, वर्टिकल वाल है, ठीक है। सपोर्ट के लिए रखा गया कि ये ब्लॉक जो है इन्हें इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, ठीक है। सपोर्ट के लिए जो है वर्टिकल वाल लगाया गया है, दिस इज वर्टिकल स्मूथ वाल है, वर्टिकल स्मूथ वाल, या फिक्स्ड स्मूथ है और फिक्स्ड वाल है, ठीक है ना, स्मूथ है, सारा सरफेस स्मूथ है, कोई भी फ्रिक्शन विक्शन नहीं अभी लेना है, ठीक है। क्लियर हुआ, अच्छा। और ए एंगल दिया हुआ है हमारा थीटा, ठीक है, आराम से समझना। इसको जो है, इस वर्टिकल वाल को, ये वाला जो दिया हुआ है सिलेंड्रिकल वाल, इसको छोड़ दिया गया। ये ब्लॉक ए है, अब ये ब्लॉक बी है। इसका मास दिया हुआ है स्मॉल एम, अब इसका मास दिया हुआ है कैपिटल एम, ठीक है। इसको छोड़ दिया गया ब्लॉक बी को, ठीक है। ब्लॉक बी को क्या किया गया, छोड़ दिया गया। तो सवाल है हमारा, फाइंड फाइंड पहला सवाल है कि ड्रॉ ए बी डी ऑफ ईच ब्लॉक्स। पहले तो हमको ईच ब्लॉक्स का क्या बनाना है, एबीडी बनाना है। दूसरा सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक्स, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कैसे आएगा इसके बारे में हम जो है स्टडी करना शुरू करेंगे, मतलब दोनों का, ए और बी दोनों का जो है हमको एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है, हम अच्छा से इसको सॉल्व करेंगे सारा चीज, ठीक है ना, सारा चीज सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर सवाल है इसमें ही कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन applied by ground on mass m on block ए लिख लो, ठीक है। चौथा सवाल है इसमें, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय
अप्लाइड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। ठीक है, ब्लॉक ए जो है ब्लॉक बी में कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा ये फाइंड करना है। और पांचवा सवाल है, लास्ट सवाल, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय वर्टिकल स्मूथ फिक्स्ड वॉल ऑन ब्लॉक बी। ठीक है, वर्टिकल फिक्स्ड वॉल कौन है? ए वाला वर्टिकल स्मूथ फिक्स्ड वॉल है ना, ए वाला, ये जो इसको फंसाया गया है, ये जो है ब्लॉक बी पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, एक चीज जो है हमको फाइंड करना है। 5 सवाल है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वेज कंस्ट्रेंट का जो है हम अच्छी तरीके से जो है इससे समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा कहानी। देखो आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो ए हमारा जो है, पहले एक साथ बनाते हैं दोनों को, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों को एक साथ। ए हो गया हमारा सरफेस, कौन सा सरफेस? ब्लॉक ए का सरफेस। ठीक है, ए हो गया हमारा ब्लॉक किसका सरफेस? ये जमीन का सरफेस है और ब्लॉक का सरफेस कांटेक्ट में है। यहां पर वर्टिकल जो है फिक्स्ड वॉल है, वर्टिकल फिक्स्ड वॉल है, और इसके साथ जो है ऐसे लगाया गया है हमारा, फंसाया गया है ऐसे ब्लॉक। ये हमारा ब्लॉक क्या है? ये हमारा ब्लॉक है बी, अब ये हमारा ब्लॉक ए। ध्यान से सुनना है थीटा। एक बात हमेशा याद रखो कि ए वाला जो सरफेस है, ए वाला सरफेस, दिस इज कॉमन सरफेस। ये हमारा कौन सा सरफेस है? कॉमन सरफेस। अभी कॉमन सरफेस है, कॉमन सरफेस इसलिए है क्योंकि ये जो सरफेस है वो ब्लॉक बी के लिए भी है और ब्लॉक ए के लिए भी है, इतना दूर का सरफेस, इसलिए दिस इज कॉमन सरफेस। ठीक है, समझ गया होगा। अब याद रखो कि जब भी कॉमन सरफेस रहता है तो ए का सरफेस जो है बी पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऐसे, उसी तरह बी का सरफेस भी ए के सरफेस पे वही नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा एन, तो इस पे भी लगेगा एन। अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से यहां पे आराम से समझना, ध्यान से बताओ कि इसका मास दिया था कैपिटल एम, इसका मास दिया था स्मॉल एम। इस पे ग्रेविटेशनल का फोर्स लगेगा एम जी नीचे की तरफ, इस पे एम ब्लॉक पे एम जी लगेगा नीचे की तरफ। तो मान लो किसी ना किसी एक्सेलरेशन आएगा, मान लो इसके पास नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन आया बी। ठीक है, एक एक्सेलरेशन आया नीचे की तरफ, कितना? बी। ठीक है, नीचे की तरफ बी आया। अब ध्यान से देखो कि एन का इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट देखो थीटा, तो ये कितना, इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये होगा 90, ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा परपेंडिकुलर के लिए थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा। ये याद करा चुके हैं पहले ही कि जो भी इंक्लाइन प्लेन का जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा बना रहा हो तो नॉर्मल रिएक्शन भी वर्टिकल के साथ कितना बनाएगा? थीटा। देखो बनाया ना, ये हो जाएगा हमारा एन कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारा एन का साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह नीचे वाला एन का ये वाला कंपोनेंट आएगा एन कॉस थीटा और एन का एक कंपोनेंट आएगा एन साइन थीटा। आराम से समझा, ध्यान से। अब सारा हम कंपोनेंट यहां पे लिख लिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, एन साइन थीटा जो है, एन साइन थीटा ए वाला, एन साइन थीटा के कारण ए ब्लॉक जो है, ए वाला ब्लॉक बी, वो जाना चाहेगा इधर, इधर इस डायरेक्शन में। जैसे ही ब्लॉक जाना चाहेगा इधर, तो इसका सरफेस जो है, इसका सरफेस ये लगा देगा एक नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज n1, नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा इधर। जैसे ही ये ब्लॉक जो है एन साइन थीटा के कारण, एन साइन थीटा के कारण ये ब्लॉक बी जो है जाना चाहेगा इधर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इसका सरफेस जो वर्टिकल वाल फिक्स सरफेस था ये इस पे लगा देगा नॉर्मल रिएक्शन इधर। ठीक है, और उस इंडेक्स का वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? एन साइन थीटा का, क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो इसको छोड़ेगा नहीं, सरफेस को। क्लियर हुआ? अच्छा, उसी तरह एन साइन थीटा एन कॉस थीटा हो गया। अब देखो एन कॉस थीटा जो है ए वाला, ए वाला एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा के कारण ए वाला वेज जो है ब्लॉक ए वो जाना चाहेगा जमीन के नीचे,
जैसे ही ब्लॉक ए जो है जमीन के नीचे जाना चाहेगा तो इसका सरफेस जो है ग्राउंड का सरफेस उस पर नॉर्मल डायरेक्शन अप्लाई कर देगा क्या, N2। ठीक है, N2 कौन अप्लाई किया, ग्राउंड, N2 अप्लाई कर दिया। इन कॉस्टा के कारण ब्लॉक जाना चाहे नीचे तो अप्लाई कर दिया N2। और साथ ही साथ एक ग्रेविटेशनल का फोर्स mg के कारण भी जो है कैपिटल mg के कारण भी ये नीचे जाना चाहेगा, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन N2 जो है बराबर होगा n cos थीटा प्लस किसका, mg का। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो कि n sin थीटा जो है वो इस ब्लॉक ए के लिए एक अनबैलेंस फोर्स हो गया। इसको कोई भी किसी भी प्रकार को रोकने वाला जो है फोर्स नहीं है। इधर अगर वाल रहता तो वाल इधर लगा देता। इन साइन थीटा के कारण ए ब्लॉक ए जो है जाना चाहेगा किधर, इधर। इसके पास कुछ एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसलिए इसके पास एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए मान लिया इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, ब्लॉक बी को जो है छोड़े हैं तो ब्लॉक बी के पास एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ब्लॉक ए के पास एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। ठीक है, चलो ये जो है हमारा दोनों का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। अब अलग अलग बनाते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है ना, ध्यान से सुनो, यहां पर अलग अलग बनाते हैं ऐसे ऐसे। ध्यान से सुनो, ये हमारा सरफेस कैसा है, स्मूथ है। अलग अलग बना रहे हैं, ये है और इस पे हम दिखा दिए फोर्स कौन कौन सा था, फोर्स कौन कौन सा था। देखो इस पे जो है वो इस डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन लगाया कौन, ए के सरफेस पे कौन लगाया, बी का सरफेस जो है इस पे लगाया नॉर्मल डायरेक्शन। अब यहां पर ध्यान से सुनना, इस ब्लॉक ए के पास मास था m, इस पे ग्रेविटेशनल का फोर्स लग रहा है mg। जैसे ही mg के कारण जो है जाना चाहेगा नीचे की तरफ, तो सरफेस जो है इसका ऊपर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन लगा दिया था क्या, n2। ठीक है, अच्छा n का दो कंपोनेंट होगा, ये आया था थीटा, n का एक कंपोनेंट होगा n का साइन थीटा, जिसके कारण इसके पास एक एक्सेलरेशन आएगा इधर की तरफ a, और a है हमारा n का कॉस थीटा, जिसके कारण ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे की तरफ। ठीक है ना, इसके कारण ब्लॉक कहाँ जाना चाहेगा, नीचे की तरफ। अच्छा, और यहाँ पे कोई फोर्स है नहीं। अब ब्लॉक बी का बनाते हैं, ध्यान से सुनो। ब्लॉक बी का ऐसा है, इसका सरफेस जो है ऐसे बना लेते हैं, ऐसे। ध्यान से देखो, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है, बी है। यहां पे इस सरफेस पे नॉर्मल डायरेक्शन किधर लगा, ऐसे। दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। देखो इस पे नॉर्मल डायरेक्शन लगा ऐसे। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल। ये हो गया थीटा, एन का ऊपर हो गया कॉस थीटा, और एन का ए वाला हॉरिजॉन्टल में आएगा कंपोनेंट एन का इधर एन साइन थीटा। जैसे ही एन साइन थीटा इधर लगेगा तो इसका वर्टिकल जो वाल था, ये जो वर्टिकल वाल था, ये जो वर्टिकल वाल था यहाँ पे, जैसे ही एन साइन थीटा के कारण ब्लॉक बी जो है, ब्लॉक बी वो जाना चाहेगा इधर, तो ये वाल जो है इस पे नॉर्मल डायरेक्शन लगाया जाएगा इधर की तरफ n1, और n1 जो है एन साइन थीटा क्या होगा, एग्जैक्टली बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, और इसका मास दिया था स्मॉल m, तो इस ग्रेविटी के कारण इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नीचे की तरफ कितना, mg नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है। ठीक है, अब दोनों का जो है हम फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए। ठीक है, दोनों ब्लॉक का। तो पहला सवाल तो यही था कि ड्रॉ करो हमको ईच ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। अब सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक्स। तो ईच एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए दोनों पे हमको न्यूटन्स लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो लगाते हैं न्यूटन्स लॉ। इसमें क्या है, आराम से समझो, ध्यान से समझना। न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, कलर जो है चेंज कर लेते हैं, चलो ए कर लेते हैं। चलो न्यूटन्स लॉ जो है अप्लाई करते हैं ऑन, पहले किस पे करते हैं अप्लाई, ए पे। ध्यान से देखो न्यूटन्स लॉ, पहले जो है एन साइन थीटा, उसके कारण इस ब्लॉक ए के पास इधर की तरफ एक ऑसिलेशन आया ए, तो एन साइन थीटा जो है मस्ट बराबर होना चाहिए किसका, मास इंटू एक्सेलरेशन।
ए का मास है m, एक्सेलरेशन है, इक्वेशन फर्स्ट। पहला तो हो गया, ए पे लगा लिए। अच्छा, ए पे और एक चीज है, देखो n2 जो है वो बराबर होना चाहिए n cos थीटा प्लस mg के, नीचे वाला फोर्स के, क्योंकि ये ब्लॉक जो है ना नीचे जा सकता है ना ऊपर जा सकता है। तो n2 जो है इस बराबर होना चाहिए, n2 वो किसके बराबर होना चाहिए, n cos थीटा प्लस mg के, n cos थीटा प्लस कैपिटल mg के। तो ये जो है न्यूटन्स लॉ लगाएंगे किस पे, हम ए पे, ए ब्लॉक पे। अच्छा, अब न्यूटन्स लॉ लगाते हैं हम ब्लॉक बी पर, ऑन न्यूटन्स लॉ ऑन बी, बी पे, ब्लॉक बी पे लगाते हैं। देखो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो है बड़ा है, तभी तो एक्सेलरेशन b नीचे है। तो बड़ा है, बड़ा माइनस ऊपर का फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बड़ा है mg, स्मॉल mg, तो स्मॉल mg माइनस ऊपर की तरफ फोर्स कितना है n cos थीटा बराबर स्मॉल m इंटू बी, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। ठीक है। अच्छा, और दूसरा है कि n sin थीटा जो है मस्ट भी क्या होना चाहिए, n1 के बराबर, तभी तो ब्लॉक जो है इधर नहीं जा पाएगा। ठीक है ना, दीवार जो है इस पे उतना ही फोर्स अप्लाई किया है n1, तो n1 जो है बराबर होना चाहिए n sin थीटा के। ठीक है, चलो, तो हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इस सेकेंड हो गया, अभी थर्ड हो गया, अभी हमारा क्या हो गया, फोर्थ हो गया, 4 इक्वेशन। अच्छा, कितना वेरिएबल है, वेरिएबल कौन कौन सा है, वेरिएबल है हमारा कैपिटल N है, फिर A है 2 गो, N2 है 3 गो, B है 4 गो। ठीक है ना, तो हमारा पास कितना वेरिएबल हो गया, 5 गो वेरिएबल हो गया, n1 भी वेरिएबल है, तो 5 इक्वेशन चाहिए। देखो एक n1, फिर n 2 गो, फिर b जो है 3, फिर a 4, फिर n 5, n तो हो गया था ना, n2 हो गया 5, 5 वेरिएबल है, एक और इक्वेशन चाहिए। और अगला इक्वेशन जो है हमारा, वो हमारा आएगा किससे, वेज कंस्टेंट से। किससे आएगा, वेज कंस्टेंट से। तो अगला इक्वेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा हमारा वेज कंस्टेंट। ठीक है, कैसे आएगा समझो, आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ध्यान से सुनो, ध्यान से। एक बात बताओ कि कौन सा कलर चेंज करें, चलो ले लेते हैं रेड। ध्यान से समझो, एक बात बताओ कि एक्सेलरेशन जो है ब्लॉक बी के पास, ब्लॉक बी के पास, ब्लॉक बी के पास ऐसे है, ये ब्लॉक ए हो गया और यहां पर ही ब्लॉक बी है, दोनों को कॉमन सरफेस की तरह बना रहे हैं, कॉमन सरफेस वाला ही बना रहे हैं हम रीजन, बस ऐसे। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ध्यान से समझना, बिल्कुल एकदम आसान है चीज, वेज कंस्टेंट निकालना बहुत आसान चीज है, आराम से समझो। इस ब्लॉक बी के पास जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ कितना था, ब्लॉक बी के पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था b, याद करो। और इस ब्लॉक ए के पास नीचे के पास इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना था, a। ठीक है। अच्छा, अगला जो लाइन ड्रॉ करने वाले हैं इसके बारे में हम जो है वेज कंस्टेंट पढ़ा रहे थे, तो बहुत अच्छी तरीके से बताएं कि ये जो लाइन है जो ब्लू कलर से ड्रॉ किए हैं, दिस इज परपेंडिकुलर टू कॉमन सरफेस, परपेंडिकुलर टू कॉमन सरफेस। ये हमारा क्या है, कौन सा सरफेस है, कॉमन सरफेस है, ए वाला, ए वाला कौन सा सरफेस है हमारा, कॉमन सरफेस है। ठीक है, ये वाला हमारा है कौन सा सरफेस, कॉमन सरफेस, कॉमन सरफेस सी एस यू एस। ठीक है, कॉमन सरफेस है, बढ़िया से लिख देते हैं कॉमन सरफेस। ठीक है ना, कॉमन सरफेस है। अब हम तुमको कितना बार बताए थे कि कॉमन सरफेस के अलोंग, कॉमन सरफेस के अलोंग किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, हम कितना बार बताएं, बताओ, तकनीक से तो बता ही रहे थे। बताओ कि ए थीटा था, ए थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ए 90 माइनस थीटा, ए 90 माइनस थीटा, तो फिर से कितना हो जाएगा थीटा। तो बताओ कि ए का ए कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और ए का ए साइन, ए कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। मतलब ए जो एक्सेलरेशन है ए वाला ए साइन थीटा, तो ए के पास एक्सेलरेशन था इससे कॉमन सरफेस के अलोंग ए वाला ए साइन थीटा है, ए का जो एक्सेलरेशन है वो कॉमन सरफेस के अलोंग परपेंडिकुलर में कौन सा एक्सेलरेशन है, ए साइन थीटा है। उसी तरह बी का ए एक्सेलरेशन होगा कितना, बी कॉस थीटा, और बी का इधर का इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा
और b sin थीटा। एक बात बताओ, हम तुमको कितना बार बताए हैं कि कॉमन सरफेस के अलोंग किसी भी प्रकार का रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, मतलब b cos थीटा जो है a sin थीटा के बराबर होना चाहिए। हम बताए हैं तुमको कि कॉमन सरफेस के अलोंग बताए थे कि v रिलेटिव जीरो होना चाहिए, a रिलेटिव जीरो होना चाहिए। a रिलेटिव का मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ a और एक्सेलरेशन ऑफ b दोनों का क्या होना चाहिए सेम। किसके अलोंग? कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर। कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर में रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? मस्ट बी जीरो होना चाहिए, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए। दोनों का एक्सेलरेशन क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि a रिलेटिव का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। अब जीरो कब होगा? ये वाला टर्म जीरो तब होगा जब एक्सेलरेशन ऑफ a को इधर ले जाएंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ a बराबर एक्सेलरेशन ऑफ b होगा। मतलब a का एक्सेलरेशन की जो है b cos थीटा है वो a sin थीटा क्या होना चाहिए? बराबर। कौन सा? ये b cos थीटा और a sin थीटा बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि a जो है दोनों एक्सेलरेशन वो परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस है। मतलब b cos थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए? a sin थीटा। b cos थीटा इक्वल टू a sin थीटा होना चाहिए। तो बताओ कि b इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? a sin थीटा बाई cos थीटा बराबर a tan थीटा। मतलब b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? a tan थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो a जो है हमारा क्या है? पांचवा इक्वेशन है। पांचवा इक्वेशन है, 5 इक्वेशन है, 5 तो वेरिएबल है। सॉल्व कर लो, आराम से जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम चलो सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है ना। देखो हम इतना जो है बताए हैं तुमको बहुत नॉलेज देने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि हम जो है इसको इस तरीके से ही सॉल्व करें एग्जाम में। हम जो इसके लिए एक मेथड जो है शॉर्टकट मेथड भी कभी किसी वीडियो में अपलोड कर देंगे। लेकिन ये जो है तुमको बताने के लिए जो है सिखाया है कि न्यूटन्स लॉ लगाते कैसे हैं, कैसे नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं सारा चीज, जो भी चीज हम लिखे थे। तो एक बार जो है चारों पांचों इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं बढ़िया से नीचे की तरफ। पर एन साइन थीटा इक्वल टू कितना है? एम इंटू ए। एन साइन थीटा इक्वल टू है कैपिटल एम इंटू ए। इक्वेशन मान लो फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन मान लो फर्स्ट। पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए लिख लिए, फिर एम जी माइनस एन कॉस थीटा इक्वल टू एम बी लिख लो। एम जी माइनस, ये स्मॉल था, स्मॉल एम जी माइनस एन कॉस थीटा बराबर स्मॉल एम बी। इक्वेशन कितना था? थर्ड था। अब इक्वेशन देखो 5 ले लो। ठीक है ना, इक्वेशन 5 है कितना? ए बी बराबर ए टेन थीटा, ए टेन थीटा। इससे 3 को चीज हम निकाल सकते हैं। कौन कौन? एन निकाल सकते हैं, फिर बी निकाल सकते हैं और ए निकाल सकते हैं। 3 को वेरिएबल है, 3 को इक्वेशन है। सॉल्व करो इसको अच्छा से, आराम से समझना कैसे सॉल्व करेंगे। देखो